सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए, राज्यसभा। पिछले टॉपिक में हमने लोकसभा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और आज राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में है। हमने पिछली बार लोकसभा के बारे में बात की थी, वो अनुच्छेद 81 में था और यहाँ पर राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत है। अब इसके राज्यसभा के भी लोकसभा की तरह विभिन्न विभिन्न नाम हैं। जैसे इसके अन्य नामों के बारे में बात करें तो इसको उच्च सदन बोलते हैं, विशेषज्ञ सदन भी बोलते हैं, और इसको स्थायी सदन भी बोला जाता है, स्थायी सदन। अब देखो, विशेषज्ञ सदन मतलब इसमें विशेष प्रकार के विशेषज्ञ, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं और वो इसके सदस्य होते हैं। जैसे आप कला के रूप में देख लो, साहित्य के रूप में देख लो, विज्ञान के रूप में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो, उन व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा ये सदन स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है? ये कभी भी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ये स्थायी सदन के बारे में आगे अपन पूरी डिटेल से बारे में बात करेंगे कि ये स्थायी सदन क्यों है। ठीक है, ये इनके अन्य नाम हो गए हैं। अब इसकी संरचना के बारे में बात करें कि राज्यसभा की जो संरचना है, सदस्यों की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। सदस्यों की संरचना। अब अपन यहाँ पर संरचना के बारे में बात करते हैं कि राज्यसभा की जो सदस्यों की संरचना है वो कितनी है। तो अधिकतम के बारे में बात करें तो अधिकतम 250, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अब 250 है तो 250 किस हिसाब से होंगे? 238 सदस्य, 238 सदस्य होते हैं वो राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, मनोनीत। अब ये मनोनीत 21 प्रकार से होते हैं, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। लेकिन क्या वर्तमान दृष्टि में 250 सदस्यों को शामिल किया गया है? नहीं। देखो, जो 238 सदस्य हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, वो वर्तमान में 238 नहीं होकर के 233 सदस्यों को ही हम निर्वाचित कर रहे हैं। प्लस जो मनोनीत सदस्य हैं 12, वो तो 12 के 12 ही हैं। तो वर्तमान में इस दृष्टि से देखा जाए तो 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 सदस्य। ये बात इतनी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर एक कुछ चीजें और भी मैं बता देता हूँ। जैसे केंद्र शासित प्रदेश राज्य है तो हमारे जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के आधार पर हम इन सदस्यों का तो चुनाव करते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इसमें दिल्ली और पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश में आपके दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा भी है, विधानसभा भी है प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसलिए यहां से भी राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी गणित समझ में आ गई ना। अधिकतम 250 सदस्य, 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब वर्तमान में 238 में से 233 सदस्य ही का चुनाव हो रहा है वर्तमान में, प्लस 12 सदस्य जो राष्ट्रपति निर्वाचित करता है वो 12 के 12 का हो रहा है। और इस प्रकार से वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है अपने? 245 है। अब इनके निर्वाचन के बारे में बात करें कि निर्वाचन किस प्रकार से होता है। इनके निर्वाचन की प्रक्रिया, तो अपन यहाँ पे निर्वाचन, इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा।
अब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है? देखो, एक होती है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जहां पे जनता सीधे चुनाव में भाग लेती है वो हो गई अपनी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत ये है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि हैं, जनता ने जिन अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया वो प्रतिनिधि आगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करें, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। जैसे सिंपल उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे अपन राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, तो हमारे द्वारा किसको चुना गया इस विधानसभा चुनाव में? विधायकों को। तो हमने विधायकों को चुना, तो इस प्रकार से आम जनता ने सीधे विधायकों का चुनाव किया, यह हो गई आपकी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और इन विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना गया, राज्यसभा के सदस्यों को। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अपन ये है, सभी राज्यों की अलग अलग कोटा दे रखा है कि कितने राज्यों का कितना क्या होगा। तो मुख्य रूप से एक बात याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं कर रखा हमने। यदि आपको सांसद चुनना है तो क्षेत्रफल नहीं है, जनसंख्या के आधार पर जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ही ज्यादा उसके सांसद होंगे। अब वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सबसे ज्यादा सांसद भी यूपी से ही चुने जाएंगे। यदि क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, किंतु यहाँ पे क्षेत्रफल का मामला नहीं है। और ये डिसाइड किया गया था 1971 की जनसंख्या के अनुसार। 1971 की जो जनसंख्या जितनी थी उसके आधार पर हमने सांसदों के निर्वाचन की, उनके पदों की, उनके संख्याओं का निर्धारण किया था। तो अभी इसी के आधार पर ही चला आ रहा है। अब इनकी योग्यताओं के बारे में बात करें कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी आवश्यक है। अब योग्यता, योग्यता क्या होगी? सबसे पहली वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता इसमें क्या आएगी कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष की आयु वो प्राप्त कर चुका। अब ये देखो, ये आयु का थोड़ा सा हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने का सीधा सा अर्थ है, जैसे आपको सिंपल रूप से बता, संसद है, संसद के 3 अंग है। कौन कौन है? एक तो राष्ट्रपति, बाद में अपन ले लेते हैं राज्यसभा, बाद में ले लेते हैं लोकसभा। तो ये फार्मूला याद कर लो। लोकसभा है, लोकसभा में अपने पिछले वीडियो में देखा था न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा है, इसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। बस ये फार्मूला याद कर लो, 5-5 साल का गैप। तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल। इसके अलावा वह है लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी भी सरकारी नौकरी में वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करें तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मतलब पागल, दीवाना, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। वह पागल, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। यूं नहीं हो कि हाफ मेंटल व्यक्ति है वो निर्वाचित हो जाए, बाद में हमारे लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। ये मुख्य रूप से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं होनी है, आवश्यक है। इसमें से आपको एक तो इनकी आयु का ध्यान में होना बहुत जरूरी है।
हम कहाँ पे गच्चा खाते हैं? आयु के मामले में यहाँ पर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आयु का विशेष तौर से बाकी के जो ये 3 योग्यताएं हैं, वो तीनों योग्यताएं लोकसभा में भी वही चलेगी, राष्ट्रपति के लिए भी यही योग्यताएं चलेगी, बस आयु में परिवर्तन होता है। तो आयु आपको याद रखनी है। अब अपन इनके कार्यकाल के बारे में बात करें कि कार्यकाल राज्यसभा का कितना होता है। यहां पर भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। कार्यकाल के बारे में बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, लोकसभा का कार्यकाल और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल का। किंतु यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, हमेशा बात ध्यान रखना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, अनंत काल तक राज्यसभा चलती है। तो यहां पर राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। अब भंग नहीं होती इसका मतलब राज्यसभा हमेशा चलती रहती है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। हाँ, इतना याद रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। देखो, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, कई बार पूछ लिया जाता है राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है, हम जल्दबाजी में क्या आ जाते हैं, 6 वर्ष करके आ जाते हैं। वो गलत आंसर है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अब किस प्रकार से ये भंग क्यों नहीं होती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। क्या है कि राज्यसभा में मुख्य रूप से जो चुनाव होता है, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश पे चले जाते हैं। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं या अवकाश पर चले जाते हैं। कहने का अर्थ सिंपल सा है कि हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य, जैसे आपको इसका समझाता हूं। सपोज कीजिए कि राज्यसभा में टोटल सदस्य 99, तो यहां पर अपन बात करें हर 2 साल के अनुसार, तो 2018, 2020, 2022, 2024 यूं ले लेता है। अब 33 सदस्य का निर्वाचन हुआ 2018 में, 33 सदस्यों का निर्वाचन हुआ 2020 में, और 33 सदस्यों का निर्वाचन हुआ 2022 में। ठीक है, अब जैसे ही ये 33 सदस्य 2024 आएगा तो इनका कार्यकाल क्या 6 वर्ष का हो गया, तो यहां पर ये अवकाश पे चले जाएंगे और इनकी जगह नए 33 सदस्यों का चुनाव होगा। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। ये प्रक्रिया चलती है। बाद में ये 2020 वाले हैं तो यहाँ पे 2026 आ जाएंगे, तो 2026 में ये चले जाएंगे और इनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य है वो अवकाश पर चले जाते हैं। अब अपन सभापति के बारे में बात करें। यहां पर सभापति के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। सभापति हमेशा याद रखना, लोकसभा की जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति होता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं, और राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सभापति। सभापति हमेशा कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति ही होगा। हमेशा उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। और एक इसमें में अपन उपसभापति का भी निर्वाचन करते हैं। उपसभापति का मतलब वो राज्यसभा के अन्य जो सदस्य है वो अपने में से एक व्यक्ति को उपसभापति की, जब सभापति मौजूद नहीं हो तो
सदन का संचालन करने का कार्य उपसभापति के ऊपर आ जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। मतलब यदि आपसे पूछा जाए राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष बोलना है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जबकि राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। यहां पर भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है, तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग के अंदर। इसके अलावा सभापति को या उपराष्ट्रपति को जो पेमेंट मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, जो सुख सुविधाएं मिलती है, अन्य भत्ते मिलते हैं, वो हमेशा सभापति के रूप में मिलते हैं। सभापति के रूप में क्या मिलता है इनको? वेतन प्लस भत्ते। उपराष्ट्रपति के नाम से कोई भी इनको वेतन भत्ते नहीं मिलते हैं, सिर्फ सभापति के नाम से ही मिलते, जो वह है राज्यसभा में जो कार्य कर रहा है उसके लिए वेतन भत्ता मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन भत्ता नहीं है। अब अपन बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में के पास में कुछ विशेष शक्तियां हैं। अब राज्यसभा के पास में विशेष शक्तियां क्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। राज्यसभा के विशेष शक्तियां। अब अपन ये विशेष शक्तियों के बारे में बात करें यदि, तो कुछ आपको एक दो अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे, जिनमें से एक है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 249। इस अनुच्छेद 249 में क्या है कि 2/3 बहुमत से पारित यदि वो कोई भी विषय को, किसी भी विषय को जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो किसी भी विषय को जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है उस विषय को 2/3 बहुमत से पारित कर दे और उसमें कहा जाए कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाएगा? केंद्र सरकार को। यह बात नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा ने पास कर दिया तो सीधा केंद्र सरकार कानून बना देगी, नहीं, ये बिल बाद में लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाने के बाद, लोकसभा में तो सरकार का खुद का वैसे बहुमत रहता, कोई दिक्कत ही नहीं आती, लोकसभा में ये बिल ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। दिक्कत यहाँ पे आती है राज्यसभा में। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से ये बिल पास होना चाहिए, तब जाकर के उस विषय के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है? अनुच्छेद 312, ये अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा मतलब IAS, IPS, IFS। अब ये जो तीनों पद हैं, ये अखिल भारतीय सेवा में यदि अन्य और कोई भी पद जोड़ना है तो उसके लिए अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है कि राज्यसभा इसमें संशोधन करके या नया पद सृजित कर सकती है। तो ये आपके लिए एक अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। देखो, अपन ने राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पढ़ी है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के तहत किसी भी सदन में इसकी शुरुआत हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किंतु उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है। कहां से? राज्यसभा से।
राज्यसभा से ही ये महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यदि राज्यसभा में ये पास हो जाता है तब वो बिल कहाँ पे जाएगा, लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में भी ये पास हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति पद से अपने हट जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहां से शुरू की जाती है, राज्यसभा से। इसके अलावा एक धन विधेयक का मामला भी है। धन विधेयक, देखो धन विधेयक का मामला ये कि हमेशा से ध्यान में रखना कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में आ गया, लोकसभा से पास होने के बाद में वह बिल पास होने के लिए कहाँ आएगा, राज्यसभा में। यहाँ पर राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का समय मिलेगा। 14 दिन में इस बिल को राज्यसभा को पास करना होगा। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा बिल पास नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। यहाँ पर धन विधेयक के मामले में लोकसभा सर्वोपरि है, क्योंकि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है कि एक बार आने के बाद में उसको राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि धन के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता वर्तमान में। इसलिए धन विधेयक एक बार लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में आएगा अवश्य, लेकिन 14 दिन तक ही राज्यसभा इसको रोक करके रख सकती है। 14 दिन के बाद में ये ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। तो आज का अपना राज्यसभा का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल अपन एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे और उस पर उसी प्रकार से गहन चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइबर करें चैनल को, और शेयर करें, और ये जो बेल आइकन है इसको भी ओके करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।